हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि खाना, फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सबके लिए ही बहुत ही ज़्यादा की चीज़ होती है, ज़रूरी होती है। You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. क्लास 6 में आपने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, ये सब हमें फूड से मिलते हैं, जो हम खाते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो फल हो, उससे हमें मिलते हैं। और ये खाने के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या है? ये कहलाते हैं, ये सारे ही कंपोनेंट्स जो है हमारे फूड के, ये कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, can not. तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनको फूड चाहिए होता है, उनको खाना चाहिए होता है। बट जो प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस अपने खाने के लिए प्लांट्स पे, अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। द ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। डायरेक्टली जो लोग शाकाहारी होते हैं, वो डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली हो गया। और जो लोग मांसाहारी होते हैं, वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। कैसे? कि जो एनिमल्स प्लांट खा के सर्वाइवल करते हैं, ठीक है, तंदुरुस्त होते हैं, उन्हीं एनिमल्स को जो लोग कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उस एनिमल्स को भी फीड करते हैं। तो इस तरीके से जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। नाउ यहाँ पे एक बूझो और पहेली का कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके दिमाग में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जो बूझो है, उसको ऐसे आइडिया आ रहा है, जब क्लास में ये लेसन पढ़ाया जा रहा है, तो वो जानना चाहता है कि कैसे प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना लेते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, तो जो बूझो का क्वेश्चन है, उसका आंसर आगे मिलने वाला है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से इकलौते ऐसे जीवित प्राणी हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो एनवायरनमेंट से वाटर लेते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं सॉइल से, मिट्टी से, और अपना खाना बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जो भी रॉ मटेरियल्स हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, उन सभी को ये लोग जो प्लांट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बीइंग्स होते हैं, ठीक है, ये अपने खाना बनाने में इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने से मिलते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे
कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हमारी बॉडी में ग्रोथ हो पाती है इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से। और भी हमारी बॉडी, अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डैमेजेस हो जाते हैं, इंटरनल हो जाते हैं, जो कि हम वापस से अगर हेल्दी फ्रूट्स या फूड खाते हैं तो हम अपनी बॉडी को रिपेयर कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें हेल्दी फ्रूट्स या फूड को ही खाना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं और हमारी बॉडी को वो लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रिपेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खाने को खाता है, और खाने को खाने से जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं फिर वो हमें बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, फिर हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी बॉडी के द्वारा बाय डूइंग डिफरेंट एक्शंस। जो हम दिन भर में काम करते हैं उसको काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और हमें एनर्जी किससे मिलती है, हमें एनर्जी फूड से मिलती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो है ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट्स हमारे कैसे हो गए, प्लांट्स हमारे होते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, ये अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Next जो mode of nutrition है, यहाँ पे हम लोग प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेकंड जो है वो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स का होता है, ह्यूमंस का होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। आइदर ये प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, आइदर ये एनिमल्स पे डिपेंड होंगे। नाउ पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant डू। अब पहेली का यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो हम लोग ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो है हम लोग भी अपनी बॉडी के अंदर खाना क्यों नहीं बना सकते। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surrounding? How do they transport them to the food factories of प्लांट्स। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें समझने हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अगर वो अपना खाना बनाते हैं तो अपना खाना वो अपने प्लांट के किस पार्ट में, किस हिस्से में बनाते हैं, क्या स्टेम में बनाते हैं, लीफ में बनाते हैं या फ्लावर में बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो अपने खाने को स्टोर कहाँ करते हैं। और प्लांट्स जो रॉ मटेरियल से इन्वायरमेंट से लेते हैं, वो प्लांट्स तो चल तो पाते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं है, फिर उनको वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल जाते हैं कि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो इन सब का आंसर जो है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो कि प्लांट में होती है, और ये प्लांट की फूड मेकिंग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसमें प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं, और ये प्लांट्स की फूड मेकिंग प्रोसेस कहलाती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ
प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, जो भी खाना प्लांट्स बनाते हैं वो अपने लीव्स में, पत्तियों में स्टोर करके रखते हैं। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. ठीक है, उसके बाद से क्या बोलता है कि जो अगर जहाँ जो फूड फैक्ट्री है प्लांट का वो लीव्स है, इसीलिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लीफ तक पहुंचने बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। लीफ तक, पत्तियों तक जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो जरूर पहुंचने चाहिए। लाइक वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो सॉइल में, मिट्टी में जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके बाय स्टेम लीफ तक पहुंचाती हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ठीक है, और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं जहाँ पे प्लांट का खाना बनता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो पत्तियां में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उनमें वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, और ये दोनों तरफ से सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। और ये जो पोर्स होते हैं इनको कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। Buju wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। अब बूजो यहाँ पे जानना चाहता है कि कैसे जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो प्लांट के जड़ में, पेड़ के जड़ में, पौधे की जड़ में एब्जॉर्ब होते हैं, और कैसे वो वहाँ जड़ से पत्तियों तक पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the लीव्स। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले पेड़ के जड़ में जाते हैं, जड़ में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उसके बाद से वहाँ पे कुछ वेसल्स होते हैं। वेसल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो कहाँ होते हैं? स्टेम में होते हैं, प्लांट के स्टेम में होते हैं, क्योंकि रूट के बाद क्या आता है? प्लांट में स्टेम आता है, देन लीव्स आते हैं। तो ये जो वेसल्स हैं स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं लीव्स तक, पत्तियों तक जा पाते हैं, और ये फिर जब वहाँ पे लीव्स तक, पत्तियों तक और ब्रांचेस तक सारे वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स जो हैं जो कि जड़ों में एब्जॉर्ब होते हैं, ये पत्तियां तो कैसे जाते हैं? तो ये जाते थ्रू वेसल्स जो कि हमारे प्लांट के स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और वेसल्स जो होते हैं एक कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं, एक कंटिन्यूअस रास्ता बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स, इसेंशियल चीज होती है जो कि प्लांट्स को चाहिए होती है अपने खाना बनाने के लिए, ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स को वो लीफ तक पहुंचाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इनको बोला जाता है वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। ठीक है, तो वेसल्स के बारे में और ये जो स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स है, अभी आपको जस्ट थ्योरी समझना है, बट जब आप जब आप चैप्टर 11 पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको इसमें मोर डिटेल्स बताई जाएंगी कि कैसे जो है वेसल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करते हैं। नाउ पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। तो पहेली ऐसे जानना चाहती है कि क्यों सिर्फ जो पत्तियां हैं प्लांट्स की वही खाना बना सकती हैं, और जो अदर प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो खाना क्यों नहीं बना सकते, या जो फूड फैक्ट्री है वो सिर्फ लीफ ही क्यों है किसी पौधे की, अदर पार्ट्स जो है वो भी क्यों नहीं हो सकते हैं। सो
द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। जो भी प्लांट्स हमें ग्रीन दिख पाते हैं, हमें हरे भरे दिखते हैं, ठीक है, तो ये हरे जो दिखते हैं ये इसीलिए दिखते हैं क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कैसा है? ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे प्लांट को ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, तो जो ग्रीन पिगमेंट हमारे पत्तियों में होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स हैं, हमारी पत्तियां हैं, वो सनलाइट से जो भी सनलाइट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो सनलाइट है जो कि पत्तियों में एब्जॉर्ब होती है, जो कि हीट का काम करती है, और साथ ही साथ ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, अदर सारी चीज़ों से मिलके पत्तियों में खाना बनाती है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस होती है ये ज़्यादातर सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। जो खाना बनाते हैं प्लांट्स वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो ये प्रोसेस है इसको फोटोसिंथेसिस कहा गया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ पे दो वर्ड से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन और टू प्रिपेयर समथिंग। ठीक है, तो जो प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में हो रही है या जो फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट में लाइट के प्रेजेंस में होती है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस अब जब कहीं पे भी टर्म आएगा तो आप लोग इजीली आई थिंक डिस्क्राइब कर पाओगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी फूड मेकिंग प्रोसेस होती है जो कि प्लांट में होती है, और ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इसके लिए और भी जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो होती कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, जिसकी वजह से जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे वो खाना बना पाते हैं। So, we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए क्लोरोफिल एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी करते हैं या इसको अंजाम देते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उससे प्लांट्स अपने खाने को बनाते हैं। और इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? हमें क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो लीव्स में कैप्चर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, कैप्चर होने के बाद लीव्स में खाना बनता है और प्लांट के लीव्स में ही खाना स्टोर हो जाता है। और जैसे जैसे प्लांट को ज़रूरत होती है वैसे वैसे वो लोग अपने खाने को यूटिलाइज करते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कहा जाता है कि जो सूरज है, जो सन है, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक अनंत जो एनर्जी अनंत अनंत एक हमारे लिए ऊर्जा स्रोत है, ऐसा कह सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट सारे लिविंग बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं बिना लाइट के जो जीवन है हमारा पृथ्वी पे, बिना लाइट के या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही अगर ना हो तो क्या होगा? ना प्लांट्स रहेंगे, ना हम लोग फिर सरवाइव कर पाएंगे, ना ह्यूमन बींग्स रहेंगे, ना एनिमल्स रहेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस हमारे अर्थ पे होगा ही नहीं, पृथ्वी पे होगा ही नहीं, तो हमारे पास कुछ भी फूड नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा और हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द
प्लांट्स। तो जब खाना ही नहीं बनेगा, खाना ही नहीं रहेगा पृथ्वी पे, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और खाना के साथ साथ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है जिससे हम जीवित रह सकते हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम, या जिसके बिना हम इस धरती पे सर्वाइवल नहीं कर सकते। Now, besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. In green stems and green branches, the desert plants have a scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है जो कि डिजर्ट प्लांट्स के बारे में है, जो ये है कि लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अदर ग्रीन प्लांट पार्ट्स में भी हो सकती है। लाइक वो ग्रीन स्टेम्स में हो सकती है, ग्रीन ब्रांचेस में हो सकती है। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि वहाँ के प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्केली लीव्स होते हैं, स्पाइनी लीव्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके में वहाँ पे डेजर्ट में पानी की तो कमी होती है। ठीक है, तो इनकी लीव्स स्केली और स्पाइनी होने की रीज़न यही है कि वहाँ पे पानी जो है, प्लांट का जो पानी है वो कम से कम सन की वजह से सूख पाए और ज़्यादा दिन तक हमारा जो प्लांट है वो हरा-भरा रहे। ठीक है, तो डेजर्ट में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है कि जो पत्तियां जो प्लांट्स की होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, स्पाइनी स्केली लाइक होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो होती है उनके स्टेम में। वो इसलिए होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो। ट्रांसपिरेशन जब आप ठंडियों में देख सकते हैं, ठीक है, जब आप सुबह-सुबह टहलने निकलोगे, वॉक पे निकलोगे, तो आप देखोगे कि पत्तियों के ऊपर पानी की बूंदें रहती हैं। ठीक है, तो पत्तियों के ऊपर जो पानी की बूंदें रहती है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। जब हमारे प्लांट में एक्स्ट्रा पानी होता है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा ये जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है प्लांट का, वो पत्तियों के थ्रू निकलता है, जो पोर्स होते हैं। ठीक है, तो बिसाइड्स लीव, पत्तियों के अलावा भी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, वो होती है ग्रीन स्टेम्स में, ग्रीन ब्रांचेस में। नाउ of all organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि जो एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो अगर फोटोसिंथेसिस के बिना हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पे मतलब संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और प्लांट्स फूड फूड के साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स हमारे मर जाएंगे। प्लांट जब मर जाएंगे तो ना तो हमें खाना मिलेगा और ना ही हमें ऑक्सीजन मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनका यहाँ अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, फिगर 1.2, फिगर 1.2 में हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा फिगर 1.2 है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। ठीक है, ये हमारा, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है। और ये जो बड़े बड़े से पैचेस हैं, ये है यहाँ पे क्लोरोफिल रहे स्टोर है। ठीक है, और ये है, ये जो पोर्स है, पोर्स के ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो पोर्स देख रहे हैं आप बीच में, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टोमेटा, जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स इन्वायरमेंट से लेके एब्जॉर्ब करते हैं और खाना बनाते हैं। ये हमारी लीफ है। और स्टोमेटा, जो ये स्टोमेटा और गार्ड सेल का यहाँ पे एक ज़्यादा मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दे रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्टोमेटा है और ये जो इसके आसपास है ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो पोर है इसको स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल जो है लीव्स में,
वो in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने theoretical समझा, अब यहाँ पे हम लोग by equation या by chemical equation समझेंगे कि कैसे वहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस होती है प्लांट्स के लीफ में, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है अपने खाने को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। तो लीफ में प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया लीफ ने फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और वाटर आया रूट से। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल जो है, इनमें रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में रिएक्शन होता है, फिर खाना बनता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन भी ये लोग रिलीज करते हैं। जब ये प्लांट्स खाना बनाते हैं तब ये बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, और ये ऑक्सीजन हम लोग ड्यूरिंग आवर ब्रीदिंग हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि प्लांट्स जो है वो हमारे लिए कितने ज़्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, इसीलिए हमें अपने आसपास हमेशा प्लांट लगाना चाहिए, हमें प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने केमिकल प्रोसेस समझा कि प्लांट्स में कैसे होती है, वो उसका यहाँ पे डायग्राम दे रखा है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो किया गया है। ठीक है, ये हमारा प्लांट्स है। जब लीफ में खाना बनने की बारी आती है तो क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल की वजह से ये सारी चीजें लीव्स में एब्जॉर्ब होती है, और वाटर एंड मिनरल्स यहाँ रूट से एब्जॉर्ब होके यहाँ लीफ तक आती है, और फिर यहाँ पे खाना बनता है, और खाना बन के तैयार होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये देखिए, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्लांट कितना ज़्यादा हम लोग के लिए हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है। इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहा है, बट हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। और अगर कोई आपको पूछता है कि प्लांट्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, तो मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीफ में खाना बनता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। ठीक है, स्टार्च भी क्या है, स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। Pujo has observed some plants with deep red, violet, or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो बूजो का यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स रेड कलर के होते हैं, वॉलेट कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है? तो इसका आंसर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे आपको बूझो का जो आंसर है वो मिल जाएगा। टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight। हमें क्या करना है, हमें 2 प्लांट्स लेने हैं। ठीक है, और दोनों ही सेम काइंड के लेने, एक ही प्रकार का प्लांट होगा, और उसको हम लोग एक को क्या करेंगे, एक को सनलाइट में रखेंगे और एक को रखेंगे डार्क में, अंधेरे में, और इसको कम से कम हमें 72 आवर्स रखने हैं। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट किया था, वैसे ही हमें इन दोनों ही प्लांट्स के साथ, प्लांट्स की पत्तियों के साथ आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, उसके बाद से हमें अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द
dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. अब हमें क्या करना है कि अब हमने जो प्लांट डार्क में रखा था उसको सनलाइट में रखना है, और जो सनलाइट में रखा था उसको डार्क में रखना है, और 3-4 डेज तक हमें उसे रखना है। देन हमें अगेन उसका आयोडीन टेस्ट करना है दोनों ही पत्तियों का। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और हमें क्या करना है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस हमें दिखेंगी, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो लीव्स ग्रीन नहीं होती, ब्राउन होती है, जैसे यहाँ पे वेरियस कलर ऑफ लीव्स दे रखे हैं, ठीक है, तो इनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है। तो जो अलग अलग की कलर्स होते हैं, लाइक रेड हो गया, ब्राउन हो गया, और भी कोई भी पिगमेंट जो हो गया है, वो होता किस पे, वो होता है ग्रीन कलर पे, ठीक है। ग्रीन कलर के ऊपर ये कलर होते हैं। तो क्या होगा बेसिकली, अगर हमारे जो प्लांट है, अगर उस लीफ जो है वो पहले ग्रीन कलर की है तो क्लोरोफिल तो होना ही है उसमें। उसके बाद से ऊपर से कोई भी कलर होता है, जो भी लीफ हम देखते हैं उसके ऊपर से जो रेड वॉयलेट होता है ये ऊपर का कलर है, बट इसके अंदर ग्रीन कलर ही होता है। You often see slimy green patches in the ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae, ठीक है। तो हमने देखा होगा कि जो पॉन्ड्स में जो प्लांट होते हैं या जो रुकी हुई वाटर बॉडीज होती है, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होती है, उनमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं, काई जो होता है ना, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग काई बोलते हैं, ठीक है। जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे एक ग्रीन कलर का क्या जम जाता है, कुछ वेलवेट स्ट्रक्चर जैसा ग्रीन कलर का मैट जैसा बिछ जाता है, तो इसको बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आपने कभी सोचा है कि एल्गी जो काई होती है वो हमेशा ग्रीन इन कलर ही क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, ठीक है। तो एल्गी में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए उनका रंग भी हरा होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और एल्गी जो होते हैं, काई जो होती हैं, ठीक है, वो भी अपने खाना खुद बना सकती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गी भी एक टाइप के प्लांट्स ही होते हैं। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी जो प्लांट के जो फूड होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है कार्बोहाइड्रेट। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। और कार्बोहाइड्रेट्स को यूज किया जाता है अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को बनाने में, प्रिपेयर करने में, लाइक हमारा हो गया प्रोटीन्स, फैट्स, स्टार्च, मिनरल्स, विटामिन। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, बिकॉज प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम देयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। और जो प्रोटीन्स बनते हैं वहाँ से जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से हम और भी कंपोनेंट्स हमारे बन सकते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होता है, तो प्रोटीन से प्लांट को मिल जाता है नाइट्रोजन। नाउ recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the एयर। तो नाइट्रोजन जो है हमारे एयर में गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form। नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है गैसियस फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में, उसके बावजूद भी जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ
यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल क्या करते हैं, मिट्टी क्या करते हैं कि जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और जो गैसियस स्टेट में जो नाइट्रोजन होता है जो कि मिट्टी ने एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब किया है, उसको क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी के बैक्टीरिया उसको यूजफुल फॉर्म में, नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद मिट्टी में अच्छे से ये जो यूजफुल फॉर्म होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि मिट्टी से वापस से प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। और नाइट्रोजन जो है वो क्या करते हैं कि प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द जो वाटर के साथ मिक्स होते हैं यूजफुल नाइट्रोजन, और बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स ये प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव बीन सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि जो किसान लोग होते हैं अपनी फसल को अच्छा करने के लिए नाइट्रोजन, जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होता है वो ही खाद को यूज़ करते हैं और मिट्टी में मिलाते हैं। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. ठीक है, तो जो किसान होते हैं अपनी फसल को अच्छी करने के लिए नाइट्रोजन वाला खाद जो है वो मिट्टी में मिला देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके हेल्दी प्लांट्स को बना देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि प्लांट्स के लिए सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, नाइट्रोजन भी चाहिए प्लांट्स को, नाइट्रोजन भी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके की बहुत सारी प्रोसेस प्लांट्स में होती हैं बाय द फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, प्रोटीन्स, विटामिन्स सब बनते हैं, और प्लांट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो पाता है। नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब हम लोग और भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में देखेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। हमारे आसपास बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और ऐसे प्लांट्स जो हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। इसीलिए तो जो ये प्लांट्स हैं जो कि खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो ये कैसे अपनी न्यूट्रिशन को लेते हैं या कैसे सरवाइव करते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, दे यूज द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्लांट्स जो है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और ये ऐसे मोड को क्या बोलते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ nutrition. Look at figure 1.5. Do you see a yellow weary branch structure twinging around the stem and branches? This is a plant called Cascata amber बेल। ठीक है, देखते हैं हम लोग फिगर 1.5। तो फिगर 1.5 में यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये एक प्लांट है, इस पे एक येलो कलर की, ब्राइट येलो कलर की जो आप बेल देख रहे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं कैस्कटा। ठीक है, समझते हैं। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो जैसा कि आप लोग यहाँ कलर देख रहे हैं कैसे एकदम ब्राइट येलो है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है कैस्केटा में, अमरबेल में। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। और ये जो बेल होती है इनको अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट पे जाना पड़ता है, दूसरे प्लांट को ऐसे चारों तरफ से घेरना पड़ता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट को ये अपने फूड के लिए चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, उस पर फैल जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट को बोलते हैं होस्ट प्लांट। क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और
ये जो अमर बेल है, जो कैस्केटा है, ठीक है, ये जो प्लांट्स है जो खाना खुद नहीं बना सकते और जो ये होस्ट प्लांट पे लिपटे हुए अपने खाने के लिए, ये सारे ही वैल्यूएबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं इस प्लांट का वो ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो कैस्केटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। तो कैस्केटा को पैरासिटिक प्लांट बोला जाता है। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे जीव, ऐसे लिविंग बींग्स जो कि अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे के खाने पे डिपेंड होते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स? क्या हम या अदर जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्या वो भी पैरासाइट्स के काइंड होते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, ठीक है। तो पैरासाइट नहीं होते हैं। पैरासाइट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम अगर अपना खाना किसी से लेते हैं, ठीक है, बाय प्लांट लेते हैं या बाय एनिमल्स लेते हैं, तो हम सिर्फ अपना खाना ले लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं अपने सर्वाइवल, बट इन उसके बदले में हम उसको ना कोई बीमारी देते हैं, ना ही हम उसका खात्मा करते हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे जो प्लांट्स हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसे जड़ से नहीं उखाड़ते, उसके फल यूज़ करते हैं, फूल यूज़ करते हैं, पत्ती यूज़ करते हैं। बट जो पैरासाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना खाना तो लेते ही हैं, साथ ही साथ जिस पे वो डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उसको वो बीमार कर देते हैं। आगे देखते हैं। Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, fleas, and leeches that suck our blood are also parasites. पहेली जानना चाहती है कि जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, बेडबग्स होते हैं, खटमल, जू, लीचेस, जोक, क्या ये सब पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमारा खून चूसते हैं? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा प्लांट है जो कि एनिमल को खाता है? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। यहाँ पे हमारे आसपास, हमारी धरती पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को दबोच लेते हैं और उसको खा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन भी होते हैं और अदर कलर्स के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। तो 1.6 में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये जो प्लांट है इसका ये क्या है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ठीक है, ये क्या है, ये इसका शिकार करने का लिए बना हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, ये इसका पिक्चर है और ये लेड है, ढक्कन है। इसमें जैसे ही शिकार जाता है, कोई एनिमल जाता है या कोई ऐसे इंसेक्ट जाता है, ये लेड को बंद करने के बाद इसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो पिचर प्लांट ऐसा प्लांट होता है जो कि इंसेक्ट्स को खा लेता है और ये अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, ये खुद खाना नहीं बना सकता है। The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher। तो ये lid है, ये लीफ का एपेक्स कहलाता है, lid है जो, और ये ओपन होता है जब इसको खाने की ज़रूरत होती है। जब जैसे ही इसमें कोई शिकार फंस जाता है तो ये माउथ जो है वो क्लोज हो जाता है पिक्चर का। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इस पिक्चर के अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नीचे की तरफ झुके हुए हैं इसी पिक्चर में। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटैंगल्ड इनटू द हेयर। और इस पिक्चर में जो बाल प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसमें जब कोई कीड़ा मकोड़ा जाता है तो इसी पिक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर में उलझ जाता है, उसके बाद से ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। द लिड क्लोजेस एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव juices secreted in the pitcher and its nutrients are एब्जॉर्ब। तो पिक्चर में जब वो इंसेक्ट जाता है, फिर वो पिक्चर जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है बाय सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव जूसेस, और इस जो इंसेक्ट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो जो इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है, अपने खाने के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स के अलावा हम लोगों ने हिट्रोट्रॉप्स में कौन कौन से प्लांट्स देखे? एक तो देखा पैरासाइट, जिसका एग्जाम्पल है कसकटा, अमरबेल, और एक देखा इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसका एग्जाम्पल है पिचर।
Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो ये प्लांट्स है पैरासिटिक इंसेक्टिवोरस, क्या ये जिस मिट्टी में उगे हैं इन्हें वहां से इनफ न्यूट्रिएंट्स पोषण नहीं मिलता है? Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? तो बूझो जो है वो अब यहाँ पे पिचर प्लांट को देख के कंफ्यूज है कि पिचर प्लांट तो ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है, उसके बावजूद भी उसे इंसेक्ट क्यों खाना पड़ता है या क्यों खाता है? अब हम इसका आंसर आगे खोजते हैं। ठीक है, जिसका टॉपिक है, जो टॉपिक है वो है सैप्रोट्रॉप्स। अब हम बात करते हैं सैप्रोट्रॉप्स की, देखते हैं कि सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। यू माइट हैव बीन सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, तो आपने मार्केट में मशरूम के पैकेट्स देखे होंगे। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन राउटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, फिगर 1.7। ठीक है, तो ये पैकेट ऑफ मशरूम है और ये एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जब बारिश होती है रेनी सीजन में मोस्टली जो लकड़ियां बाहर होती हैं भीग रही होती हैं बारिश में उस पे उगाते हैं। ठीक है, let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। तो अब हम फाइंड करते हैं कि ये ऐसे प्लांट्स जो होते हैं लाइक मशरूम होता है और ये प्लांट जो होते हैं ये उगते कैसे हैं, इनको अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, अपना खाना कहाँ से मिलता है। नाउ Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by फोटोसिंथेसिस। तो बूझो जो है वो जानना चाहता है कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये अपना खाना कहाँ से पोषण कहाँ से पाते हैं, और इनमें एनिमल्स लाइक कोई माउथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है खाने के लिए, और ये ग्रीन भी नहीं है लाइक ग्रीन प्लांट्स भी नहीं है कि ये अपना खाना खुद बना सकें बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये आखिर ये अपना खाना कैसे कहाँ से लेते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं। So, activity 1.2, take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. Figure 1.8। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर 1.8 में बता रहा है कि हमें एक एक्टिविटी करना है, उसको ब्रेड को भिगाना है, भिगा के कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, एक ऐसी जगह पे इसको रख देना है। वॉट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस, इसके ये जो पैचेस जो निकलेंगे ब्रेड के ऊपर इसका कलर क्या होगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हमें ये जो पैचेस उग जाते हैं ब्रेड पे इनके, तो वो जो ब्रेड हमने रखी थी 3-4 दिन से भिगा के उस पे ऊपर जो पैचेस निकलेंगे, ठीक है, उन्हें हमें माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। फिर हमें नोटबुक में वो सारी चीजें जो भी हम देख पा रहे हैं उसे नोट डाउन करना है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखोगे कि एक कॉटन लाइक, ठीक है, जैसे कॉटन होता है रुई होता है ना, वैसा लाइक जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें ब्रेड पे मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग फिगर 1.8 में फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। तो ये जो भीगी हुई ब्रेड रखी थी हमने जिसको सड़ाया हम लोगों ने, इस पे जो ये एक पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है, इसको जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं फंगी या फंगस। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इनको क्या बोलेंगे, फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है फंगी का ये बिल्कुल ही अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये जो फंगी होते हैं या जो फंगस होते हैं ये अपना खाना सड़े हुए ब्रेड से एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है,
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना, अपना पोषण किसी एक डेड डिकेइंग मतलब मरे हुए सड़े हुए चीज से एब्जॉर्व करते हैं, लेते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मशरूम के लिए यहाँ पे जो मशरूम आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना कहाँ से लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है, इसीलिए इनको सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। मशरूम हो गया या ये फंगी फंगस हो गए, ये क्या है? ये सैप्रोट्रॉप्स है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, सड़े हुए मरे हुए चीजों से। Now, fungi also grow on pickles, leather clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for long time. जो फंगी होते हैं, ठीक है, अगर मॉइस्चर जो होता है, ठीक है, जब बारिश होती है तो हमारे अचार जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उसमें फंगस लग जाता है, तो मॉइस्चर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जब हमारे वेदर में ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, तब फंगस जो जनरली ग्रो करते हैं और ये अचार में लग जाते हैं, हमारे लेदर शूज में लग जाते हैं, कपड़ों में भी लग जाते हैं। तो जनरली जो फंगस जो ग्रो करते हैं वो कब करते हैं? जब रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और फंगस की वजह से रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में हमारे बहुत सारी चीजें जो है वो वेस्ट हो जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन, ठीक है। तो जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं और एयर के थ्रू उड़ के ये एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं और वहीं पे ये लोग अपना खाना लेते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से वहीं पे ग्रो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहेली is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the रेनी सीजन। तो पहेली के पास एक ऐसा ब्यूटीफुल जूता होगा जो कि वो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनती होगी, उसमें भी फंगी लग गया और उसका जूता खराब हो गया। तो पहेली जो है वो जानना चाहती है कि कैसे सडनली रेनी सीजन में ये फंगी जो है वो अपीयर होने लगते हैं हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि जो फंगी के जो स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर हवा में उड़ के आते हैं और डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जाके वहां पे ग्रो करते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया कि जब वो हवा से उड़ कर आते हैं और जहाँ पे भी गीला या थोड़ी सी गर्मी वाली जगह होती है वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, ठीक है। अब आप लोग फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे हम लोग अपनी चीजों को फंगस से बचा सकते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना खाना एज वेल एज अपने रहने की जगह दोनों ही शेयर करते हैं। ऐसे प्लांट्स को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल है जिसमें बहुत सारे ऐसे जो फंगी होते हैं वो प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, जड़ों में रहते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फंगस से अपना खाना लेते हैं और बदले में फंगस को जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? सिम्बायोसिस बोला जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together, ठीक है। तो lichens जो होते हैं, lichens भी एक टाइप के प्लांट से होते हैं। तो प्लांट्स होते हैं बट यहाँ पे लाइकेन जो है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ, एल्गा एंड फंगस। लाइकेंस में एल्गा और जो फंगस होते हैं, एल्गा का मतलब एल्गी, एल्गी और जो फंजाई होते हैं एक साथ रहते हैं, दोनों ही एक ही शेल्टर में रहते हैं और एक दूसरे का न्यूट्रिएंट को शेयर करते हैं, भोजन को
शेयर करते हैं और ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। और इन एल्गी और फंगाई के जो कॉम्बिनेशन को, इन दोनों को साथ में बोलते हैं लाइकेंस। क्या बोलते हैं? लाइकेंस। तो लाइकेंस में एल्गी और जो फंगी है एक साथ रहते हैं, एक साथ ही अपने भोजन को शेयर करते हैं। द fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga prepares and provides food to the fungus। ठीक है, तो जो फंगस है वो एल्गा को शेल्टर देता है और वाटर देता है और मिनरल्स देता है, और एल्गा जो है इन रिटर्न फंगस को खाना बना के देती है। क्योंकि जो खाना एल्गी है वो कैसी है? वो फोटोसिंथेटिक है, वो ग्रीन कलर की होती है, इसीलिए वो खाना बना सकती है। तो खाना बना के देती है एल्गी फंजाई को, और फंजाई उसके बदले में उसको वाटर और शेल्टर देता है। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं। और सिम्बायोसिस का अगर कोई एग्जांपल पूछता है तो आप बताओगे लाइकेंस। लाइकेंस में किसका कॉम्बिनेशन होता है? एल्गी एंड फंगस का। नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished इन द सॉइल। कैसे एक न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से रेप्लेनिस्ड हो जाता है, गायब हो जाता है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड? क्या आपने कभी फार्मर्स को, किसान को खाद या फर्टिलाइजर्स को फील्ड में डालते हुए देखा? और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। और जो बगीचे में जो गार्डनर्स होते हैं वो अपने लॉन्स में और पॉट्स में खाद या मैन्योर डालते हैं। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने अभी पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसीलिए जो खाद का, जो मैन्योर का, फर्टिलाइजर के जो अमाउंट होते हैं सॉइल में, वो डे बाय डे क्या होते हैं? डिक्लाइन होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, खाद जो होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा, जिसको डालने से हमारे प्लांट्स अच्छे होते हैं, ग्रो करते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। और ये फर्टिलाइजर्स जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको टाइम टू टाइम हमें अपने सॉइल में डालना पड़ता है, जिससे हमारी मिट्टी की जो उपजने की क्षमता है वो डे बाय डे कम ना हो और बढ़ती जाए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग प्लांट्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमें बाय प्रोवाइडिंग देम फर्टिलाइजर्स हमें उनका सेवा करनी पड़ती है, इसीलिए हमें प्लांट्स जो है अच्छे फल फ्रूट्स देते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमें अनाज मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो हमें अपनी मिट्टी को दोबारा से अच्छा करने के लिए उसमें खाद मिलाना पड़ता है, क्योंकि खाद में नाइट्रोजन होता है। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manure. They can use carbon dioxide। ठीक है, हमने अभी पढ़ा, इस लेसन में पढ़ा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट हमारे जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को इन द गैसेस फॉर्म प्लांट्स हमारे यूटिलाइज कर लेते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं हमारे, उनको नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में नहीं चाहिए, उनको नाइट्रोजन चाहिए सॉल्युबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो जो राइजोबियम हमारे सॉइल में, मिट्टी में प्रेजेंट होता है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में एब्जॉर्ब करके फिर हमारी मिट्टी में उसको सॉल्युबल फॉर्म में मिला देता है। फिर मिट्टी से वो नाइट्रोजन जो सॉल्युबल फॉर्म में है वो जड़ में जाता है, जड़ से फिर स्टेम में, फिर प्लांट तक पहुंचता है। फिर प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को यूज कर लेता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो मिट्टी में होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provides them with नाइट्रोजन। इसीलिए जो राइजोबियम है
जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर जो हमारे चने होते दाल होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके देता है एटमॉस्फेयर से, और उसके बदले में प्लांट्स जो है राइजोबियम को फूड और शेल्टर देता है। अगेन यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप आ गया, यहाँ पे आ गया सिम्बायोसिस, और एग्जाम्पल है राइजोबियम एंड प्लांट का। They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. और ये जो एसोसिएशन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये फार्मर्स के लिए किसान के लिए बहुत ही अच्छा होता है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वहाँ पे खाद की कम यूज करना पड़ता है किसानों को। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, और जितने भी पल्सेस दाल्स जो हम लोग खाते हैं वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉपिक, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पैरासिटिक सैप्रोट्रॉपिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। और पैरासिटिक और जो सैप्रोट्रॉपिक होते हैं ये अपना खाना दूसरे से लेते हैं। ये हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हिट्रोट्रॉप सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो जितने भी एनिमल्स ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको हिट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया है, बिकॉज ये अपने प्लांट के लिए अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। कैन वी सी दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हिट्रोट्रॉप्स? क्या हम इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि जिसका एग्जांपल है पिचर प्लांट, उसको हम लोग पार्शियल हिट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं? तो हम इसको पार्शियल हिट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। नाउ देर इज एक्सरसाइज जो कि आप लोगों को अभी सॉल्व करना है, और अब आप लोग आई थिंक कर लोगे। हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट का चैप्टर ओवर होता है। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, क्लास 7 का। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।